बायोटेक्नोलॉजी दो चैप्टर है इसके। बायोटेक्नोलॉजी के यूनिट में दो चैप्टर है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे सिद्धांत और प्रक्रिया के बारे में, मतलब कि किस प्रिंसिपल पे बायोटेक्नोलॉजी काम करता है और क्या क्या प्रोसेस है उसका। अरे सिंपल सी बात है, ऐसे समझो कि कंप्यूटर क्लास जो भी इसमें से कर रहा होगा तो आपको किसी दिन थ्योरी करवाया जाता होगा, किसी दिन प्रैक्टिकल करवाया जाता होगा। तो थ्योरी के अंदर क्या बताया जाता है कि आप जो है Ctrl+X दबाइएगा तो सारी चीजें कट हो जाएंगी, Ctrl+V दबाइएगा तो सारी चीजें पेस्ट हो जाएंगी, वगैरह वगैरह जो भी बातें हैं। और उसके बाद प्रैक्टिकल में क्या होता है, आपको उसको करके दिखाया जाता है, आप खुद करके देखते हैं ये बातें। तो इस चैप्टर में हम एक्चुअली पढ़ने वाले हैं कि ये किया जाता है, ये किया जाता है, इस तरह से जो है बायोटेक्नोलॉजी काम करता है। और अगले चैप्टर में उस चीज का यूज करके हम देखेंगे, मतलब हम खुद तो कर नहीं सकते, मतलब यूज कैसे किया गया है इस चीज को और इससे क्या क्या चीजें बनाई गई हैं। तो अगले चैप्टर में हम लोग एप्लीकेशन इसका पढ़ेंगे, ठीक है। दो चैप्टर ये और उसके बाद 14वां चैप्टर इकोलॉजी काम की है। बाकी जो 2-3 चैप्टर बच जाता है, लावा धुआ टाइप वाला चैप्टर है ना, नहीं हटा के इसे देंगे, हटाना तो नहीं है, पढ़ेंगे, सबको पढ़ेंगे। तो ये 3 चैप्टर जो है बहुत काम किए हैं। ये वाला थोड़ा सा फिर इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला है। अब तीसरा चौथा जैसा तो नहीं, लेकिन 5वां 6ठा जैसा इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये, तो थोड़ा सा पढ़ने में मजा आने वाला है। देखो सबसे पहले बायोटेक्नोलॉजी शब्द की हम लोग जो है परिभाषा जानने की कोशिश करते हैं। बायो शब्द का मतलब आप समझ रहे हैं जीवन से संबंधित है, और टेक्नोलॉजी शब्द का मतलब होता है तकनीक, है ना, तकनीक। नॉर्मली अगर टेक्नोलॉजी शब्द आता है तो हम लोग मशीन वशीन की कल्पनाओं में घूमने लगते हैं, है ना। और आपको अगर टेक्नोलॉजी शब्द दिमाग में आएगा तो आप फिजिक्स मैथ की दुनिया में खोते हैं, आपको कहीं से भी बायो जो है उसमें नजर नहीं आता है ना, टेक्नोलॉजी शब्द सुनते ही। लेकिन ये एक्चुअली बहुत काम की चीज है। बायोलॉजी के अंदर जो है हम लोग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने वाले हैं। और आपने बीटेक सुना होगा, बीटेक सुनते होंगे, इंजीनियरिंग, एक्चुअली बायोटेक्नोलॉजी से भी बीटेक किया जाता है, ठीक है। तो बायोलॉजी पढ़ करके भी आप इंजीनियरिंग कर सकते हैं, ठीक है। इसको हम जेनेटिक इंजीनियरिंग के नाम से भी जानते हैं, इसी को आनुवंशिक अभियांत्रिकी के नाम से भी जाना जाता है ना। देखो जेनेटिक इंजीनियरिंग के नाम से भी जाना जाता है। चलिए बायोटेक्नोलॉजी का यूज मतलब होता क्या है, तो बायोलॉजी के अंदर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हम नई नई चीजों का इन्वेंशन करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं बायोटेक्नोलॉजी कहलाता है ना। इट रेफर्स टू द टेक्नोलॉजी यूजिंग बायोलॉजी विच हैज एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर। कहाँ यूज हम कर सकते हैं नई नई चीजों का, हम कृषि में यूज कर सकते हैं। आज जो हमारे पास जितने भी प्रकार के हाइब्रिड बीज जो हम देख रहे हैं वो कहीं ना कहीं बायोटेक्नोलॉजी की देन है। उसके अलावा फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में भी इसका काम होता है, नए नए खाद्यान्नों को प्रोसेस करने में। उसके अलावा मेडिसिन और डायग्नोसिस में इसका बहुत ज्यादा यूज है। मेडिसिन के मतलब निर्माण में तो बायोटेक्नोलॉजी भर भर के यूज किया जाता है, एग्रीकल्चर और मेडिसिन में, है ना। उसके अलावा बायो रेमेडिएशन, मतलब ऐसे बोल सकते हैं कि किसी तरीके का इलाज अगर करना है तो बहुत सारे इलाज है, जैसे जीन थेरेपी इसके अंदर हमको पढ़ना है। कोई जेनेटिकल अगर बीमारी है और उसको अगर ठीक करना है तो जीन के साथ छेड़छाड़ करना पड़ेगा, तब जाके वो जेनेटिकल, दवाई उवाई से ठीक होने वाली बीमारियां नहीं होती। आपने जो पीछे पढ़ा है एमनियोसिंथेसिस, तो एमनियोसिंथेसिस में हमने क्या देखा था कि बच्चा जब माँ के गर्भ में पल रहा होता है तो उस समय वहां उसका जीन निकाला जा, मतलब उसके क्रोमोसोम्स को निकाला जाता है, उसका स्टडी किया जाता है, और स्टडी करके हम ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि इसको किसी तरह का आनुवंशिक विकार तो नहीं है। अगर है और वो अगर क्यूरेबल है, इलाज करने लायक है, तो हम बायोटेक्नोलॉजी की मदद से ही, या यूं कहें कि जीन थेरेपी की मदद से हम उसका इलाज कर सकते हैं, ठीक है। जिस जीन में गड़बड़ी होगी उस जीन को हम बदल देंगे। अगर बहुत शुरुआती अवस्था में, देखो शुरुआती अवस्था में भ्रूण के अंदर कोशिकाओं की संख्या कम होती है, जैसे जैसे ग्रो होता चला जाएगा कोशिकाएं हर जगह फैलेंगी और कोशिकाओं की संख्या बढ़ती चली जाएगी। अब शुरू में कम कोशिका है तो उसको क्योर करना आसान है, बाद में कोशिकाओं की संख्या बढ़ जाएगी तो एक वो कहावत है, एक नहीं गाना है, एक को मनाओ तो दूजा रूठ जाता है।
छोड़ो हटाओ, तुम लोग नहीं सुना होगा। तो वहां पे फिर प्रॉब्लम होने वाली बात है, ठीक है। उसके अलावा वेस्ट ट्रीटमेंट में भी इसका यूज किया जाता है, एनर्जी प्रोडक्शन में भी इसका यूज किया जाता है। मतलब बायोटेक्नोलॉजी का भर भर के यूज है बायोलॉजी में। आप जहां जहां कल्पना कर सकते हैं बायोलॉजी में, वहां वहां बायोटेक्नोलॉजी घुसा हुआ है, ठीक है। देखो EFB यानी यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी डिफाइंस बायोटेक्नोलॉजी एज, इसका डेफिनेशन दिया है EFB के द्वारा, द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस। नेचुरल साइंस का मतलब यहाँ पे देखो नेचुरल साइंस फिजिक्स और बायोलॉजी को बोला जाता है ना। नेचुरली अगर साइंस की बात करें तो दो भागों में, फिजिकल साइंस और बायोलॉजिकल साइंस। आप लोगों ने अगर साइंस की परिभाषा आपने पढ़ा होगा और साइंस के प्रकार के बारे में आपको मालूम होगा, तो आप जानते होंगे कि साइंस दो प्रकार का होता है, एक फिजिकल और एक बायोलॉजिकल। बायोलॉजिकल साइंस में जो है हम जीवन, जिस भी चीज में जीवन है, बायोलॉजी भी कहीं ना कहीं देखा जाए तो फिजिकल चीजों की उसमें बात होगी, लेकिन जिसमें जीवन है और जो निर्जीव चीजें हैं उसमें, उसको हम फिजिकल साइंस में देखते हैं। और केमिस्ट्री कहीं ना कहीं इन दोनों से मिलकर के निकला है। केमिस्ट्री में आपको फिजिक्स भी पढ़ना होता है थोड़ा बहुत, और केमिस्ट्री में बायोलॉजी तो खैर पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप देख रहे हैं तो उसमें कहीं ना कहीं बायोलॉजी पूरा घुसा हुआ, ठीक है। तो नेचुरल साइंस और ऑर्गेनिज्म, इसके अंदर सेल, उसके पार्ट्स, सेल के पार्ट्स देयर ऑफ, और मॉलिक्यूलर जो चीजें होती हैं और उससे बनाई जाने वाली प्रोडक्ट्स तथा सर्विस को हम बायोटेक्नोलॉजी बोलते हैं। ये यूं कहें कि नेचुरल साइंस का यूज करके हम सेल के भाग है ना, उससे तैयार होने वाले प्रोडक्ट्स और सर्विसेज जो मतलब तैयार करते हैं, तो वो किसकी वजह से तैयार करते हैं, वो सारी चीजें बायोटेक्नोलॉजी की मदद से होती है, ठीक है। ये तो परिभाषा की बात है, लिखा पढ़ी करते चलेंगे हम लोग आराम से। कुछ बातें पहले इंट्रोड्यूस कर लेते हैं। आज जो बायोटेक्नोलॉजी हम लोग देख रहे हैं, तो उसका बेसिस क्या है, कि आधार क्या है, किस तरह से काम करता है, ठीक है। तो इसके दो आधार, ठीक है। एक क्या है, जेनेटिक इंजीनियर, और दूसरी एसेप्टिक टेक्निक। क्या क्या चीजें हैं, हिंदी में भी आनुवांशिक इंजीनियरिंग और रासायनिक इंजीनियरिंग प्रक्रम रोगाणुरहित, देख लेते हैं क्या है। अब देखो जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ फॉरेन जेनेटिक मटेरियल इनटू द होस्ट जीनोम एंड अल्टरिंग इट्स फिनोटाइप। अब इसका मतलब क्या हुआ, देखो आपने क्या देखा, इंट्रोड्यूस करना किसी बाहरी जेनेटिक मटेरियल को किसी होस्ट सेल के अंदर या किसी होस्ट जीनोम के अंदर। मान लो कि इंसान का जीनोम है, ठीक है, इंसान का एक सेल है, और इस सेल के अंदर हम चाहते हैं कि इसके जेनेटिक्स में बदलाव करें, किसी बाहरी जीव का जीन लेकर के हम इसको बदल लें। अब चूंकि सिंपल सी बात है, जीन बदला तो उसका लक्षण भी बदल जाएगा, जीनोटाइप किसी चीज का बदला तो फिनोटाइप तो बदलना ही है, वो तो 100% तय है, क्योंकि जीन की वजह से ही लक्षण डिटरमाइन होता है। तो हम अगर किसी बाहरी जेनेटिक मटेरियल को डालते हैं किसी सेल में, जिस सेल में डाला जाता है उसको होस्ट सेल बोलेंगे, ठीक है, मेजबान कोशिका बोलते हैं। तो किसी मेजबान कोशिका में बाहरी अगर जीनोम को डाला जाता है, जेनेटिक मटेरियल को डाला जाता है, और उसकी वजह से इस सेल का, जिस सेल में डाला गया है उस सेल का या उस जीव का जेनेटिक्स बदल जाता है और फिनोटाइप बदल जाता है, तो वो जेनेटिक इंजीनियरिंग है। अब एक एग्जांपल ले लिया जाए, एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान के चलो कि ये ई कोलाई बैक्टीरिया है, ठीक है, ई कोलाई बैक्टीरिया, इसका अपना जो नेचुरली जब तक ये जेनेटिक्स या इस बायोटेक का विकास नहीं हुआ होता था, तब तक ये जैसा था वैसा था, भगवान ने इसको जैसा बनाया था वैसा ही था, ये इसमें तो कोई मतलब ये नहीं था। अब क्या हुआ, हम इसका खूब यूज करते हैं। मैं शुरू में बता चुका हूं आपको कि इससे दोस्ती कर लो, ई कोलाई से बहुत जगह काम आने वाला है, इस चैप्टर में भी काम आने वाला है। अब ये जैसे ई कोलाई बैक्टीरिया है, अब इसके अंदर इंसुलिन बनाने वाली कोई क्षमता नहीं है, बाय डिफॉल्ट इसके अंदर इंसुलिन नहीं बन सकता है। इंसुलिन बनाने की क्षमता हमारे पेनक्रियाज में, हमारे अग्न्याशय में इंसुलिन बनाया जाता है, और फिर वो ब्लड में छूटता है, एक प्रकार का हार्मोन है इंसुलिन, जो कि हमारे शुगर लेवल को मेंटेन करके रखता है, ठीक है। इसकी कमी से हमें डायबिटीज नामक बीमारी हो जाती है। अब देखो, अब इंसान के अंदर मान के चलो कि इंसुलिन बनता है और किसी के अंदर इंसुलिन बनना कम हो गया,
तो उसको डायबिटीज की समस्या हो जाती है। तो ऐसा नहीं हो पाता है कि किसी दूसरे इंसान में से इंसुलिन खींच करके इसको चढ़ा दिया जाए, है ना। ये करना बहुत ज्यादा बोल सकते हैं, फिर उसका अपना घट जाएगा ना, ये भी एक चीज हो सकता है। और दूसरी बात, ये करना बहुत ही मुश्किल या यूं कहे लगभग असंभव काम है। हम क्या कर सकते हैं, हम कोई ऐसा तरीका ढूंढना पड़ेगा जिससे इंसुलिन बनाया जा सके। तो बायोटेक्नोलॉजी की मदद से इंसान के अंदर से, पेनक्रियाज के अंदर से जो जीन, इंसान में जो जीन इंसुलिन बनाने के लिए जिम्मेवार है, मैंने क्या बताया कि जितनी भी चीजें हमारे शरीर में हो रही वो किसी न किसी जीन के रेगुलेशन की वजह से हो रही है। जीन ही उस चीजों को रेगुलेट करता है, चाहे बाल काला हो रहा है या सफेद हो रहा है, रंग किसी का डार्क हो गया, किसी का गोरा हो गया, है ना, किसी के नाक में से बहुत ज्यादा तेल निकलता है, किसी का ड्राई स्किन है। ये सारी चीजें हमारे अंदर किसकी वजह से, नाक में से तेल अंदर वाला नहीं, इसकी बात मैं कर रहा हूँ, फेस, है ना, फेस पे ऑयली, ये यहाँ पे ऑयल ग्लैंड होती है ना। तो ये सारी चीजें इसी की वजह से हो रही है। हमारे शरीर में जो भी फंक्शन हो रहा है कहीं ना कहीं किसी ना किसी जीन के वजह से रेगुलेट होता है। तो वो जीन निकाल लिया इंसानी सेल से, इंसान के सेल से वो जीन निकाल लिया और उस जीन को क्या किया, ई कोलाई में फिट कर दिया, है ना। और देखो ये भी संभव नहीं है कि जबरदस्ती किसी का जीन किसी में फिट कर दे, ये भी संभव नहीं है ना। तो इसमें भी आगे पढ़ेंगे हम लोग, क्लोनिंग वेक्टर का यूज किया जाएगा और एक विशेष साइट होता है जहां से कटता है, विशेष हार्मोन्स का, एंजाइम्स का यूज किया जाता है, उसको रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम बोलते, ठीक है, प्रतिबंधन एंजाइम सीधे समझ लो। तो वो डाल दिया इसके शरीर के अंदर, इकोलाई के शरीर के अंदर डाल दिया। अब इकोलाई भी प्रोड्यूस करने लगा इंसुलिन। अब इकोलाई इंसुलिन प्रोड्यूस किया तो वहां से निकाल लो और उसको मॉडिफाई करके इंसान के, अब उसके शरीर में बना तो हो सकता है कि थोड़ा अलग टाइप का बना होगा, उसको मॉडिफाई कर लो इंसानी शरीर लायक, और फिर सिरिंज की मदद से आप देखते होइएगा कि डायबिटिक जो व्यक्ति होते हैं वो इंसुलिन की सुइयां लेते हैं, इंजेक्शन इंसुलिन का लिया जाता है उनके द्वारा। तो ये कैसे संभव हुआ, वो जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से संभव हुआ, ठीक है। किसी बाहरी जीन को किसी होस्ट सेल में इंट्रोड्यूस करवा देना, यही जेनेटिक इंजीनियरिंग। अब देखो असेप्टिक टेक्निक्स, मतलब कुछ ऐसे टेक्निक का यूज किया जाए जिससे वातावरण सही हो। ये हम बोल सकते हैं कि केमिकल इंजीनियरिंग एक तरह से है, रासायनिक इंजीनियरिंग, ठीक है। इसमें रोगाणु रहित वातावरण तैयार करना है। पता चला कि काम करने निकले कुछ और हो कुछ और गया। देखो हम लोग देख रहे हैं कि एकदम चकाचक है, थरिया में खाना लेकर के परोसते हैं, बैठते हैं तो एकदम लगेगा कि मुंह दिखाई दे रहा है तो चकाचक थरिया है, थाली तो थाली चकाचक तो दिख रहा है, लेकिन उसके अंदर कितने सूक्ष्म जीव हैं ये हमें नंगी आंखों से तो दिखाई नहीं देता है ना। और मान के चलो कि भोजन में कुछ ऐसा चीज था जो किसी सूक्ष्म जीव के साथ केमिकल रिएक्शन हो गया और हमारे शरीर में केमिकल लोचा पैदा कर दिया। तो इसके लिए एकदम ये सारी प्रोसेस जो बायोटेक्नोलॉजी की जो प्रोसेस होती है, तो इसमें रोगाणु रहित वातावरण होना बहुत आवश्यक है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या, इट इन्वॉल्व्स मेंटेनेंस ऑफ कंटामिनेशन फ्री एम्बियंस, रोगाणु रहित वातावरण, इन केमिकल इंजीनियरिंग प्रोसेस फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ प्रोडक्ट्स सच एज एंटीबायोटिक, जैसे एंटीबायोटिक बनाना है, ठीक है, वैक्सीन बनाना है, तो इन सब में रोगाणु रहित वातावरण होना जरूरी है। नहीं तो अर्थ के अनर्थ, यानी काम करना कुछ और है और हो कुछ और जाएगा। जैसे देखो ना कि तुक्के तुक्के में जो पेनिसिलिन की खोज हुई थी, ऐसा ही कुछ हुआ होगा वहां पे। अब अलेक्जेंडर साहब जो थे उन्होंने तो थाली में रखा था ये मोल्ड ग्रो होने के लिए, सॉरी बैक्टीरिया ग्रो होने के लिए, और थाली सही से धोया हुआ नहीं था, उसमें पहले से वो मोल्ड था, फफूद, और उस फफूद में से पेनिसिलियम नोटेटम, है ना, यही था ना। तो उससे क्या हुआ, ऐसा केमिकल निकल गया जो बैक्टीरिया को ग्रो ही नहीं होने दिया। तो वहां पे अगर रोग मुक्त वातावरण, वहां पे तो फायदा हो गया, हालांकि रोग मुक्त वातावरण रहता तो जिस काम के लिए रखे थे वो काम होता, ठीक है। तो कंटामिनेशन फ्री, संक्रमण रहित तो होना चाहिए वातावरण, तब हम एंटीबायोटिक, वैक्सीन वगैरह को या कोई प्रोडक्ट जो बनाना चाह रहे हैं वो बनाना हमारा सफल होगा। दिस इज डन सो एज टू एनेबल द ग्रोथ ऑफ ओनली डिजायर्ड माइक्रोब्स, हम जो चाहते हैं वही माइक्रोब उसमें ग्रो करे, इसकी वजह से ये चीज, क्योंकि इसमें माइक्रोब का खूब यूज किया जाता है ना। जैसे देखें ना, माइक्रोब मतलब सूक्ष्मजीव, सूक्ष्मजीव का खूब यूज होना है इस चैप्टर के अंदर या इस प्रोसेस के अंदर। तो हम जिसको ग्रो करवाना चाह रहे हैं वही ग्रो हो
दूसरा ना हो, तो इसलिए दूसरे को खत्म करने की सारी टेक्निक्स अपनाई जाती है। ठीक है, इसकी बेसिस तो इसको इंट्रोड्यूस कर लें, लिख लें, लिख दे चलते। ठीक है, जी सर। आपको उतारना है जैव प्रौद्योगिकी, चैप्टर का नाम तो ऊपर वाले हेडर वाले में लिख लीजिएगा आप लोग, तो बाद में घर पे जाके भी कर सकते हैं। आपको हेडिंग डालना है जैव प्रौद्योगिकी। कहीं कहीं जैव तकनीकी लिख दे तो कंफ्यूज आइएगा नहीं, वैसे एनसीईआरटी जैव प्रौद्योगिकी लिखती है तो यही पूछा जाएगा एग्जाम वगैरह में भी, है ना। लेकिन एनसीईआरटी तो समझात और असमझात लिखा हुआ था, लेकिन समृद्ध पूछ दिया था कि नहीं पूछा था, है ना। और 2-3 दिन के बाद फिर कुछ नया टर्म देखने के लिए मिलेगा हिंदी में, इसलिए अंग्रेजी में दिमाग में रखते चलो। चलिए, जैव प्रौद्योगिकी नया चैप्टर है, कम से कम उसका तो ये रखा करो, उस इज्जत बख्शा करो कम से कम नया चैप्टर का। बीच में लास्ट लाइन है किताब कॉपी का, है। चल कोई बात नहीं, बचा ले बचा ले, पैसा बचा ले। चलो आ जाओ, जैव प्रौद्योगिकी परिभाषा लिख लीजिएगा, लिख लीजिएगा। जैव प्रौद्योगिकी जैव प्रौद्योगिकी ऐसी तकनीक है जिसमें ऐसी तकनीक है जिसमें जीव तथा उनसे प्राप्त अवयवों का प्रयोग, जीव तथा उनसे प्राप्त अवयवों का प्रयोग, चाहे वो कोई रसायन है, चाहे उसका जीन है, चाहे उसका सेल है, कोई भी चीज, अवयव में सब कुछ आ सकता है। जीव तथा उनसे प्राप्त अवयवों का प्रयोग करके मानव के लिए उपयोगी उत्पाद अथवा सेवा, सर्विस अथवा सेवा तैयार किया जाता है, जाता है। ठीक है, ठीक। सेवा, अब देखो प्रोडक्ट तो हम देख लेते हैं कि प्रोडक्ट कुछ बन गया, आटा का यूज करके हमने, गेहूं का यूज करके हमने आटा बनाया, आटा से हमने भिन्न भिन्न प्रकार के चीजें बना ली, ब्रेड बन गया, उससे केक बन गया, रोटियों बन गया, उसी से लिट्टी समोसा सब कुछ बन जाता है उसी का। तो ये सब जो आटा मैदा में विशेष फर्क नहीं मान सकते, गेहूं का सारा प्रोडक्ट है। तो ये सारी चीजें तो प्रोडक्ट है, जिसको लिया हमने फिजिकली, जिसको हम देख रहे हैं, छू पाते हैं सारी चीजें। सेवा जो होता है फिजिकली देखने लायक चीज नहीं है, इसको टच नहीं कर सकते, एक प्रकार का बोल सकते हैं कि अब्स्ट्रैक्ट चीज है। ठीक है, लेकिन जैसे अभी देखिए
हम एक सेवा तैयार कर रहे हैं यहाँ पे। आप लोग भले इस कोचिंग के उत्पाद कहलाइएगा, ठीक है, लेकिन हम तैयार क्या कर रहे हैं? सेवा। आप एक अच्छा नागरिक बने, आप एक जिम्मेवार नागरिक बने, और आप में कुछ ऐसा गुण विकसित हो जिसको आप बेच करके, जैसे मेरे अंदर ये टीचिंग का गुण विकसित है, मैं इसको बेच करके कमा रहा हूं, तो इसका मतलब मैं अपनी सेवा बेच रहा हूं, है ना। और मैं किताब छापता और किताब बेचता, तो इसका मतलब मैं अपनी प्रोडक्ट बेचता। ये प्रोडक्ट देखो, हाँ, तो ये बात तो सही, इसने सही कहा। यूं कह सकते हैं कि सेवा जो है बेचने से खत्म नहीं होता है, कहा जा सकता है। आप इकोनॉमिक्स पढ़े होंगे तो उसमें आपने देखा होगा कि उत्पाद भी बेचा जाता है और लोग अपनी सेवाएं भी बेचते हैं। ये टर्शियरी चीजें जो है उसमें प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी सर्विसेज कुछ करके होता है, उतना दिमाग में है नहीं। प्राइमरी में शायद खेती बाड़ी से जुड़े उत्पाद आते हैं। हाँ, ये बात भी सही है। यहाँ आप आगे चल करके सेवा बेचने लायक बने, उसके लिए आपकी मरम्मत जरूरी है ना। वो सही है, ये भी क्वेश्चन तुम्हारा सही था। ग्राहक सेवा सेवा बेचने में ही जो है ग्राहक को पीटा भी जा सकता है। अब यहां से देख लो, समझो, यहां से कम इस चीज को न गेन करो कि सेवा ही एक ऐसा चीज है जिसको बेचेंगे वहां पे ग्राहक को हम अपने हिसाब से नचा सकते हैं। उत्पाद बेचना होगा तो ग्राहक को अपने हिसाब से आप नहीं नचा सकते हैं। वकील अपनी सेवा बेचता है, वो अपने हिसाब से तुमको नचाएगा। डॉक्टर अपनी सेवा बेचता है, वो अपने हिसाब से तुमको नचाएगा, है ना। लेकिन जाओ, तुम्हारा ही किसी चीज का अगर दुकान हो तो ग्राहक के हिसाब से तुम नाचेगा। एहो सैंडल निकालिए, कोई अगर इसमें इस सब में से पहुंच जाएगी तो इस कलर में दूसरा डिजाइन और इस डिजाइन में दूसरा कलर खोजने लगती है। वही हुआ, अब बताओ, लेकिन मार नहीं सकते, है ना, मार नहीं सकते वहां पे। चलिए, हो गया, लिख लेना यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोलॉजी। 1 मिनट, इसमें सीधे EFB दिया हुआ है, ठीक है। ये है यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ब्रैकेट में EFB लिख लेना, लिखो, पॉइंट चेंज कर देना, द्वारा संघ है यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोलॉजी, जैव बायोटेक्नोलॉजी, जैव प्रौद्योगिकी का यूरोपीय संघ। हिंदी में अगर देखा जाए तो फेडरेशन मतलब संघ होता है। EFB जैसे WHO के अनुसार हमने बहुत सारी चीजों की परिभाषा पढ़ी है, हाँ, रोगों की परिभाषा, इसी तरह से EFB के अनुसार परिभाषा। जब ऐसे लिख, EFB के अनुसार, EFB के अनुसार उसके बाद डैश दे करके डबल कोट स्टार्ट कर देना, है ना। किसी के अनुसार अगर कोई चीज यथावत लिखा जाता है तो उसको हम कोटेशन मार्क के अंदर लिखते हैं। EFB के अनुसार नए उत्पादों तथा सेवाओं के लिए नए उत्पादों तथा सेवाओं के लिए, ठीक है, प्राकृतिक विज्ञान एवं जीव अथवा उससे प्राप्त उत्पाद
उत्पाद का समायोजन करना ही जैव प्रौद्योगिकी है। जीव तथा उससे प्राप्त उत्पाद, चाहे उसका सेल हो, उसके अंदर से कोई चीज ऐसा निकलता हो, कोई केमिकल हो, एंजाइम हो, हार्मोन हो, तो इन सब का समायोजन करना ही जैव प्रौद्योगिकी है। ठीक है, अब आ जाओ। देखो मिटाने के लिए खोज रहे थे डस्टर, आई समटाइम्स फॉरगेट। जैव प्रौद्योगिकी के आधार, हाँ, जैव प्रौद्योगिकी के आधार। जैव प्रौद्योगिकी के दो आधार हैं। कौन कौन से आधार? पहला लिख लेना, आनुवंशिक इंजीनियरिंग, आनुवंशिक अभियांत्रिकी। पहला आनुवंशिक अभियांत्रिकी, जिसको अंग्रेजी में हम जेनेटिक इंजीनियरिंग के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसको परिभाषित कर देखो, फिर आगे इसको, इसके बारे में थोड़ी सी डिटेलिंग है, डेफिनेशन खाली लिख लेते हैं, लिख लेना। इसके अंतर्गत डैश दे करके, इसके अंतर्गत किसी बाहरी जीव के आनुवंशिक पदार्थ जैसे डीएनए या आरएनए को, किसी बाहरी जीव के आनुवंशिक पदार्थ अब आनुवंशिक पदार्थ डीएनए आरएनए वगैरह ही होता है, आपने पीछे पढ़ा है। आनुवंशिक पदार्थ की खोज जब हम लोगों ने पढ़ा था, वहां तीन चीजों में कॉन्ट्राडिक्शन था, डीएनए, आरएनए तथा कौन तीन को चीज में मार हो रहा था आनुवंशिक पदार्थ बनने के लिए? पियर की हेयर बैंड, अच्छा, किसने इसको प्रूव किया लास्टली? अल्फ्रेड हर्शे और मार्था चेज। चलिए, उससे पहले तीन वो और भी मतलब 3 बार इसकी चेजिंग हुई थी, है ना। सबसे पहले किसने स्टार्ट किया? जिसने रूपांतरण का सिद्धांत दे दिया, ग्रिफिथ। सबसे पहले ग्रिफिथ ने स्टार्ट किया, जिसने रूपांतरण का सिद्धांत दिया। उसके बाद जो है 3 वैज्ञानिक और आए, नाम ओसवाल्ड, मैक्लॉयड और मैकार्टी, है ना। तो इन तीनों ने जो है प्रूव कर ही दिया था, लेकिन दुनिया इसको उतने अच्छे तरीके से नहीं मानी। तो फाइनली आया अल्फ्रेड हर्शे और मार्था चेज, जिसने लास्टली ये प्रूव कर दिया कि उसने पूरा का पूरा फास्फोरस और इसका यूज किया था, फास्फोरस और तीसरा क्या था, सल्फर का यूज किया था, जिसका यूज करके उसने पूरा रेडियो एक्टिविटी के साथ दर्शा दिया कि भाई यही जो है। चल, तो क्या लिखा? इसके अंतर्गत किसी बाहरी जीव के आनुवंशिक पदार्थ को किसी मेजबान कोशिका में, मेजबान, मेहमान मतलब बाहरी और मेजबान मतलब घड़ैया,
हाँ, बरियाती और सरियाती जिसको बोलते हैं। हाँ, तो बाराती मतलब जो बाहर से आया है, वर यात्री, और मेजबान जो उसकी होस्टिंग कर रहा है। मेजबान कोशिका में स्थानांतरित करके इसके लक्षण में परिवर्तन लाया जाता है। फिनोटाइप को चेंज करने का प्रयास किया जाता है, इसके लक्षण में परिवर्तन लाया जाता है। ये जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंतर्गत आता है। ठीक है, दूसरा लिख लो, इसमें असेप्टिक टेक्निक लिखा हुआ है, लेकिन आपको रासायनिक अभियांत्रिकी लिखना है। रासायनिक अभियांत्रिकी, अभियांत्रिकी लिख लें। इसके अंतर्गत आनुवंशिक अभियांत्रिकी के लिए अणु लिख करके गोल कर दो फटाफट से। आनुवंशिक अभियांत्रिकी के लिए रोग मुक्त वातावरण का निर्माण किया जाता है। रोग मुक्त वातावरण का निर्माण किया जाता है। चल ताकि तुकी रहने दो, फुल स्टॉप मारो। अरे तुम उधर का है बैठता, इधर भी तो पूरा पर्याप्त जगह खाली था। आंखों पे महिलाओं की पट्टी पड़ी। चल, मेरा भी एक दोस्त है, था नहीं है, नाम नहीं लेंगे, गलती से सर जी यूट्यूब पे डाल दिए तो दिक्कत हो जाएगी, अगर वो देख लिया तो, है ना। तो इसलिए सुबोध दोस्त का नाम नहीं लेंगे हम तो उसको भी महिला मंडली में बड़ा मजा आता था, तो उसने फाइनली दुकान भी खोला है। नेपाल में रहता है, बहुत बड़ी दुकान है उसकी। उसने फाइनली दुकान, हाँ, श्रृंगार का दुकान उसने ठीक है, चलिए दोबारा तो नहीं नाम लेंगे, एक बार ले लिए, ठीक है। अब आओ देखो, जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंतर्गत हम देखते हैं कि क्या क्या बातें। तो पहले तो थोड़ा सा हम लोग पीछे का इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। देखो, आपने सेक्सुअल और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा है। अब ध्यान से देखो यहाँ क्या बातें लिखी हुई हैं कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रिजर्व का मतलब होता है संरक्षित करना जेनेटिक इंफॉर्मेशन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक बढ़ते जाओ और जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो है वो बचा हुआ रहेगा, उसमें बदलाव नहीं आएगा। अरे सिंपल सी बात है, इसीलिए तो हम लोग बोलते हैं कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से पैदा होने वाले बच्चे क्लोन कहलाते हैं, क्योंकि आनुवंशिक विविधता तो होती नहीं है उसमें। जो पिछली पीढ़ी में था अगली पीढ़ी में भी वही ट्रांसफर हो गया। 100% गुणों का बोल सकते हैं कि स्थानांतरण हो जाता है। दो अलग अलग वाला तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है कि बीच का कोई कॉम्बिनेशन निकल जाए, है ना। तो इससे खाली जेनेटिक इंफॉर्मेशन प्रिजर्व होता है। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, वेरिएशन आता है, तो वो वेरिएशन को बढ़ावा देता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। अच्छा, एक बात बता कि यहां जो अभी मैंने समझाया कि इकोलाई बैक्टीरिया है, उसमें डाल दिए इंसान वाला जीन
और प्रोडक्शन पैदा कर दिया। अगर इसको रिप्रोडक्शन से जोड़ा जाए तो ये किस प्रकार का रिप्रोडक्शन होना चाहिए? हालांकि रिप्रोडक्शन इसको कहना गलत है, रिप्रोडक्शन नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी अगर रिप्रोडक्शन मान लो कि चूंकि एक नया तरह का जीव बना लिया ना हमने, तो नया तरह का जो हमने जीव बना लिया तो कैसे हुआ, तो किस प्रकार के रिप्रोडक्शन में इसको रखोगे? तो ये कहीं ना कहीं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आया है ना, और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आया, हमने फिर भी देखा कि नया टाइप का जीव बना, अलग कॉम्बिनेशन वाला जीव। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग तो पिछली बातों को भी झुठला दिया। हमने पीछे क्या पढ़ा कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में विकास नहीं होता है, मतलब विकास कहने का मतलब वेरिएशन नहीं आता है, जीवों के विकास में उससे कोई सहायता नहीं मिलती है, वो तो केवल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से मिलता है। यहाँ क्या हुआ, नया टाइप का जीव बना दिया हमने। तो वही बात कि जो अनहोनी को होनी कर दे उसका नाम धोनी है। चलो, कल ऐसे ही देख रहे थे तो साउथ अफ्रीका का एक मैच सामने से गुजरा, 2 या 3 रन चाहिए था 40-42 गेंद में साउथ अफ्रीका को, और धोनी कैप्टन था, मुनाफ पटेल की बॉलिंग और युवराज सिंह की फील्डिंग, भारत 1 रन से मैच जीत गया। तो खैर आ जाओ यहाँ पे। अब देखो, प्लांट एंड एनिमल हाइब्रिडाइजेशन प्रोसीजर्स ऑफन रिजल्ट इन इंट्रोडक्शन ऑफ अनडिजायरेबल जीन्स अलोंग विद डिजायरेबल वंस। अब इसका क्या मतलब है भाई? हमने पीछे पहले सेक्सुअल और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को एक बार रिकॉल किया। अब देखो, हमने प्लांट हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा है, मेंडल वाला चैप्टर पूरा का पूरा यही पढ़ा कि इसका संकरण उससे करवा दो तो ये निकल जाएगा, वो निकल जाएगा, सारी बातें। उसमें कई अपवाद भी हमने पढ़े, है ना, उसमें हमने बहुत सारी चीजें देखी। आज पीछे देख लो, मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव नहीं, खाद्य उत्पादन में वृद्धि की कार्यनीति, उस चैप्टर में हमने एनिमल हाइब्रिडाइजेशन के बारे में पढ़ा, है ना, बही प्रजनन, अंतः प्रजनन, बही संकरण, संकरण, जो भी चीजें हमने देखी 3-4 टाइप का। तो उसमें इसका क्रॉस उससे करवा दो तो इस टाइप का नया जीव बन जाएगा, वो सारी बातें हैं। लेकिन उसमें हम जो चाहते हैं, कोई जरूरत नहीं है कि वैसा ही हो जाए, जैसा हम चाह रहे हैं वैसा एग्जैक्टली नहीं बन पाता है। कई बार प्रयास करने के बाद जो है कुछ फल मिलने की संभावना बनती है, लेकिन उसके साथ साथ अनडिजायरेबल जीन्स भी आ जाते हैं उसमें। हम चाहते हैं कि खाली ज्यादा दूध देने वाला बच्चा आए लेकिन गोरा भैंसी पैदा ले। अब ये संभव नहीं हो सकता है उसकी मदद से, ठीक है। तो लेकिन बायोटेक्नोलॉजी की मदद से हम पैदा कर सकते हैं भूला भैंसी। रे नहीं गोरा तो भूला भैंसी तो पैदा हुआ है एटलीस्ट। खैर, मजाक से हटके बात यह है कि उसमें अनडिजायरेबल जीन भी आ जाएगा, क्योंकि जीन पे हमारा उसमें कोई कंट्रोल नहीं है। रिकॉम्बिनेशन भी अगर होता है तो हमने पढ़ा है, टीएच मॉर्गन का जो हमने प्रयोग पढ़ा था, तो वो रैंडम है। वो क्या देखा था, कौन सा फेज था रे डिवीजन का? पैकेटीन अवस्था। तो पैकेटीन अवस्था में अगर देखा जाए तो वो जो क्रॉसिंग ओवर होता है उसमें कोई जरूरी नहीं है कि हम जो जीन चाहते हैं वही जीन इधर उधर जाए, नहीं हो जा सकता है, हम कुछ नहीं कर सकते उसमें। लेकिन यहाँ सब कुछ हम ही कर सकते हैं, काश हम कर पाते, मतलब वैज्ञानिकों की यहाँ पे बात है, जो बायोटेक वाले वैज्ञानिक होते हैं उनकी बातें हो रही। तो ये अपने हाथ में होता है, हम डिजायरेबल जीन को ही चाह रहे हैं। हमने क्या चाहा कि केवल इंसुलिन बनाने वाला जीन ही इकोलाई बैक्टीरिया के अंदर जाए, हमको केवल इंसुलिन मिले, हम निकाल रहे हैं, ठीक है। तो क्या लास्टली क्या बात आई कि जेनेटिक, पीछे हमने 2 चीजें देखा, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जेनेटिक इंफॉर्मेशन को प्रिजर्व करता है, बचाता है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से खाली वेरिएशन आता है। यहां उल्टा बात पड़ जाएगी, जेनेटिक इंजीनियरिंग ओवरकम्स दिस लिमिटेशन, इसमें ऐसी कोई लिमिटेशन नहीं है। हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करवा रहे हैं फिर भी नया टाइप का जीव बन रहा है। और हमने देखा कि प्लांट और एनिमल का जो संकरण करवाते हैं तो उसमें अवांछनीय जीन भी चला आता है नई पीढ़ी में, जिसकी हमको कोई जरूरत नहीं है। तो इस बार जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद लेंगे तो हमको इससे भी छुटकारा मिल जाएगा, हम जो चाहते हैं वही जीन अगली पीढ़ी में स्थानांतरित होगा, ठीक है।
तो इसके अंतर्गत क्या क्या प्रोसेस होता है, क्या क्या चीजें आती हैं। तो एक है क्रिएशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्या होता है भाई, मान लो नॉर्मली इसमें क्लोनिंग वेक्टर का यूज किया जाता है। मान लो कि जैसे प्लाज्मिड है, प्लाज्मिड एक क्लोनिंग वेक्टर है, आगे पढ़ेंगे इसके बारे में हम लोग। वो एक पर देखो या पढ़ा भी हमने, पीछे याद करो 11th क्लास में पढ़ा था, याद नहीं होगा तुम लोगों को, हमको याद है 11th क्लास में हमने पढ़ा था कि जीवाणु की कोशिका में उसका जो क्रोमोसोमल डीएनए होता है, गुणसूत्रीय डीएनए जो आनुवंशिकता के लिए जिम्मेदार है, उसके अलावा एक विशेष सर्कुलर डीएनए भी उसके अंदर पाया जाता है, जिसको हम लोग प्लाज्मिड बोलते हैं। ठीक है, एक एक्स्ट्रा सर्कुलर डीएनए पाया जाता है। तो गोल मान के चलो कि बना लिया हमने सर्कुलर डीएनए, तो डबल स्ट्रैंडेड होगा, ये ऐसे ही मैंने बना लिया है। तो इसमें क्या होगा, हम सबसे पहले रिकॉम्बिनेंट डीएनए तैयार कर, अब यहाँ पे तो सीधे हम बता दिए, इसमें पूरा प्रोसेस यही पढ़ना है। इस पूरे चैप्टर में रिकॉम्बिनेंट डीएनए कैसे बनाएंगे वो पढ़ेंगे, जीन की क्लोनिंग कैसे होगी और ट्रांसफर कैसे होगा जीन गन की मदद से, वगैरह वगैरह कई टेक्निक्स है इसमें। तो ये सारी बातें हम लोग करने वाले हैं। तो हमको केमिकल इंजीनियरिंग के बारे में इसमें कुछ नहीं पढ़ना है, हमको सारी की सारी बातें जेनेटिक इंजीनियरिंग के बारे में ही पढ़नी है। अब देखो, तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए, रिकॉम्बिनेंट का मतलब होता है अलग अलग को कंबाइन कर देना। तो अभी जो हमने पीछे पढ़ा था जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या होता है, किसी बाहरी आनुवंशिक पदार्थ को ले लिया जाता है और उसको हम किसी दूसरे सेल में मेजबान कोशिका में इंट्रोड्यूस करते हैं। तो कैसे, सबसे पहले क्या करेंगे, जैसे प्लाज्मिड हो गया, एक वेक्टर का काम किया, तो इसको काट लिया। अब अपनी मर्जी से हम काटेंगे भी नहीं, वहां पे विशेष कैंची होती है जिसको हम मॉलिक्यूलर सीजर कहते हैं, है ना, आणविक कैंची कहा जाता है। और आणविक कैंची लोहा वाला कैंची जैसा कुछ कैंची नहीं है, वो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है उसी को हम आणविक कैंची के नाम से जानते हैं, वो एंजाइम है एक प्रकार का। ठीक है, और उसमें जैसे हमारी मर्जी थी कि अब इंसुलिन वाला ही एग्जांपल लेते चलो, वो घुस गया है तो उसी को बार बार रिपीट कर लो, क्योंकि वो पढ़ना भी है। ठीक है, तो अब मान के चलो कि इंसान के अंदर से हमने इंसुलिन वाला जीन निकाल लिया और इस जीन को हमने जोड़ दिया यहाँ पे। अब तोड़ जोड़ जो है स्पेशल साइट पे होता है। ठीक है, प्रतिबंधन स्थल बोलते हैं उसको, रिस्ट्रिक्शन साइट बोला जाता है उसको। ठीक है, तो वो देखेंगे आगे, हम लोग एक ओवरव्यू लेते हैं फिलहाल। और इसको तोड़ करके और इंसान वाला जीन जरूरी था वो जोड़ दिया और इसको फिर से इकोलाई के अंदर डाल दिया। इसको इकोलाई का प्लाज्मिड था, इकोलाई के अंदर डाल दिया। ठीक है, तो ये जो तैयार हुआ, देखो अब इतना दूर किसका जीन है, इंसानी जीन है, और इतना दूर अपना इसका है, दो अलग अलग जीन है। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए एक प्रकार का डीएनए है, ये प्लाज्मिड, ये डीएनए है, सर्कुलर डीएनए है। तो ये डीएनए नया तैयार हुआ, इसको रिकॉम्बिनेंट डीएनए बोल देंगे। ठीक है, जीन क्लोनिंग, अब मान के चलो कि एक ऐसा तैयार कर लिया हमने। अब बताओ कि इतना तैयार करने में बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है, हमको हजारों लाखों करोड़ों अरबों खरबों बनाना है, क्या करेंगे, आदमी अजमरू हो जाएगा, है ना। तो हम यूज करेंगे पीसीआर का। पीसीआर एक प्रोसेस है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ठीक है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन की अगर बात करें तो इस प्रोसेस में क्या होता है, एक रिएक्शन होता है, पॉलीमर बनाया जाता है एक्चुअली। इसमें एक एंजाइम है जिसका नाम है टैक पॉलीमरेज, टैक पॉलीमरेज। ये एंजाइम क्या है, ये टैक शब्द जो है यहाँ पे, अब चूंकि मशीन जो होता है इसका, वो मशीन काफी हाई टेम्परेचर पर चला जाता है पूरे प्रोसेस के दरमियान, मतलब 70-80 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे चला जाता है। और हम जानते हैं कि 40 डिग्री के बाद जो है शरीर का मेटाबॉलिज्म, किसी भी जीव में उसका मेटाबॉलिज्म लगभग रुक जाता है ना। जैसे इंसान के शरीर का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस, तो 37 से जैसे जैसे बढ़ने लगेगा, बुखार आता है तो क्या होता है, आदमी सुस्त पड़ने लग जाता है। तो 37 से जैसे जैसे बढ़ेगा हमारे शरीर का मेटाबॉलिज्म जो है स्लो डाउन हो जाएगा, और 40 तक जाते जाते लगभग जीवों का स्लो डाउन हो जाता है। लेकिन कुछ एक एक्सेप्शन है, अपवाद वाले जीव ऐसे हैं जिनके शरीर में 70-80 डिग्री सेल्सियस पर भी उनका मतलब नॉर्मल टेम्परेचर उनका वो है, कह सकते हैं कि उस टेम्परेचर पे कोई दिक्कत नहीं होगा उनको, है ना। उसमें एक ऐसा जीवाणु है जिसका नाम है थर्मस एक्वाटिकस। ठीक है, वो गर्म झील झरनों इन सब में मिलते हैं, देखोगे कि पिछले साल की कॉपी में तो वो भी लिखा हुआ मिलेगा आपको, सूक्ष्म जीव जब हम लोग पढ़ रहे थे तो। खैर, थर्मस एक्वाटिकस से ही ये एंजाइम प्राप्त किया जाता है। ठीक है, उसमें डीएनए का पॉलीमराइजेशन जो करता है, तो इस वजह से इसका नाम
टैग पॉलीमरेज, थर्मस एक्वेटिकस से लिया गया है और पॉलीमरेज वही डीएनए का पॉलीमराइजेशन करेगा। तो पीसीआर का मशीन होगा, उस मशीन में हम अब ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए को डाला हमने और इसकी कॉपी बनानी है, ठीक है। तो 1 से बन गया 2 और 2 का पावर 30 कर दो, 2 का पावर 30 कर दो, देख लो कुछ समय लगेगा इसमें, इसमें टाइमिंग भी है 16-17 मिनट या समथिंग दिया होगा प्रौद्योगिकी पराक्रम। नहीं, टाइमिंग नहीं दिया हुआ, जो भी है। तो मतलब 30-32 बार अगर कर तुम 2 का पावर 30 करके देख लो, 30 या 31, वो करोड़ों में पहुंच जाएगा। देखने के लिए बहुत छोटा सा चीज लगता है, 2 का दुगुना 4, 4 का दुगुना 8, ऐसे करके 5-7 बार ही रखोगे तो वो हजारों में पहुंच जाता है। और उसके बाद ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ जिसको हम बोलते हैं, तो करोड़ों बन जाएगा कुछ ही क्षणों में, कुछ ही मिनटों का काम है। और वहां से जीन क्लोनिंग हम करवा लेते हैं और बहुत सारा जीन बना लेते हैं हम, ठीक है। और एक साथ उसको हम बहुत सारे होस्ट ऑर्गेनिज्म में क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं। तो यही बेसिक प्रोसेस है और इसी बेसिक प्रोसेस पे जो है ये पूरा का पूरा चैप्टर आधारित है। ये पूरा का पूरा सिद्धांत क्या बताया, अभी हमने क्या बातें की कि सिद्धांत इस चैप्टर में पढ़ने वाले कि ये कर देंगे काम हो जाएगा। अब करके जो देखता होगा उसको पता चलता होगा, ठीक है ना। अब देखो इसमें हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए पढ़ने वाले कि किस तरह से प्लाज्मिड को एक वेक्टर के तौर पे एज अ वेक्टर, एज अलग होगा, वेक्टर के तौर पे यूज किया जाता है। उसमें रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोज एंजाइम जो है उसका यूज किया जाएगा, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम या उसी को रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोज भी कहा जाता है। तो कंफ्यूजन वाली इसमें बात नहीं होनी चाहिए। आ जाओ, हाँ, पैलिंड्रोम। पैलिंड्रोम क्या होता है, आप लोग बचपन में सुने होंगे, 3 अक्षर का मेरा नाम उल्टा सीधा एक समान, जैसे जैसे 5 अक्षर का हो गया। पढ़ो ये क्या है, उल्टा सीधा दोनों तरफ से पढ़ोगे मलयालम ही आपको मिले। मलयालम क्या है, भाषा है ना। मलयालम तमिलनाडु में तमिल, केरल में मलयालम बोला जाता है ना, केरल की भाषा है मलयालम। इसको अंग्रेजी में भी लिखोगे तो MALAYALAM लिखा जाता है, म ल या ल म, मलयालम दोनों तरफ से पढ़ोगे तो। और इसमें भी उसका एग्जाम्पल दिए हुए कि जिस तरह से ऐसे हम लोग पढ़ते हैं, तो ध्यान से देखोगे तो याद करो, इसको देखने की फिलहाल जरूरत नहीं है, ऐसे समझ लो कि ये A T C C G A T मान लो। अब इसके सामने क्या होना चाहिए, A के सामने T, T के सामने A, C के सामने G, इसके सामने G, C, T, A, A T C G G A T ना, कुछ गड़बड़ हो गया है इसमें, कॉन्सेप्ट लगता है हम गड़बड़ा रहे, भूल रहे हैं। इसमें क्या होता है कि ऐसे साइट का चुनाव किया जाता है जिस साइट पे, ठीक तो है और ना, उसमें बनाने के दौरान नया बनता था, सिंबल था। इसमें क्या होता है, ऐसे साइट का चुनाव किया जाता है जो पैलिंड्रोमिक हो। पैलिंड्रोमिक मतलब वहां पे इसका अनुक्रम कुछ ऐसा हो कि इधर से पढ़े तो भी वैसा ही पढ़ा जाए और इधर से पढ़े तो भी वैसा ही पढ़ा जाए। तो ऐसे साइट का चुनाव किया जाता है। जैसे देखो ना, GAATTC, इधर से भी पढ़ो तो GAATTC, ऐसे साइट का चुनाव किया जाता है और वहां से काटा जाता है इसको। तो मैंने क्या बोला कि ऐसे कहीं से भी मर्जी है तो वहां से नहीं काट सकते, विशेष स्थलों पर काटा जाता है। तो यही है। और उसके बाद फाइनली ये तो स्टिकी एंड वगैरह है, देखेंगे जहां से जुड़ेगा उसको स्टिकी एंड बोलेंगे।
क्लोनिंग वेक्टर, इसी पे बेस्ड है पूरा का पूरा चैप्टर। ये वाला आप लोगों को याद कर लेना है, बाम साल पबू पस्त पबू एकला हिंद, है ना। बाम साल पबू पस्त पबू एकला हिंद। तो ये वाला प्लाज्मिड का पूछ देता है कि फिगर बनाओ, तो वहां पे फिगर याद रहना जरूरी है। प्लाज्मिड का